हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है क्या है, वास्तुकला के बारे में। ठीक है, और उन्हीं में से हम लोग जब बच्चों ये जो वीडियो होगा ये दूसरा वीडियो होगा इस चैप्टर का, चैप्टर 5 का ये दूसरा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कुतुब मीनार इस्लामी शक्ति का प्रतीक। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? जो कुतुब मीनार है वो क्या था? इस्लामी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो इसी चीज़ को दर्शाने के लिए जो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू करवाया था। लेकिन वो जो है वो इसकी मतलब क्या बोलते हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट नहीं करवा पाया था, और उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और वो बनवा क्यों रहा था? तो जो एक सूफी संत थे जिनका क्या नाम था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या कर रहा था, कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहा था। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या किया था कि ये बनवाना शुरू तो किया था, लेकिन इसकी बीच में ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और क्या करा कि यह जो बिल्डिंग है वो क्या है, 5 मंजिला इमारत है, जिसकी ऊंचाई अगर देखा जाए बच्चों तो 71.4 मीटर है। कितना मीटर है? यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है बच्चों, 71.4 मीटर है। और क्या करा है कि पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाया गया था। अगर देखा जाए तो जो पहला मंजिल है इसका वो किसके द्वारा बनवाया गया था बच्चों, तो ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 या और 4 में पढ़े हैं बहुत ही डिटेल से, तो आपको बताना है। ठीक है, अब देखो क्या करें कि अगली 3 मंजिल जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। कौन बनवाया था? 1229 ईस्वी में इसका अगला जो 3 मंजिल है वो कौन बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। कौन बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। इस मीनार का शीर्ष वज्रपात या बिजली गिरने से टूट गया था, जिसकी मरम्मत जो है वो किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था बच्चों? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था इसका मरम्मत। ठीक है, अब अगर देखा जाए बच्चों तो उस साथ ही साथ उसने क्या करवाया था, एक मंजिल और जोड़ा था। जो फिरोज शाह तुगलक था, इसका बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा जब टूट गया था तो उसका जब मरम्मत करवा रहा था तो एक महला और एक जो बिल्डिंग है वो एक मंजिल और जोड़ दिया था। ठीक है, और क्या करें कि अगर बात करें कि इसका मुख्य आकर्षण जो है वो इसके छज्जे हैं जो मीनार से जुड़े हुए हैं। लाल और सफ़ेद बालू पत्थर तथा संगमरमर से इसका क्या हुआ है बच्चों, निर्माण हुआ है। यानी कि जो कुतुब मीनार है वो उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो लाल और सफ़ेद बालू पत्थर से हुआ है। किससे हुआ है बच्चों? तो लाल और सफ़ेद जो बालू पत्थर है उनसे इसका निर्माण हुआ है। और कुतुब मीनार का निर्माण शैली इस्लामी शैली में हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इस्लामी शैली में हुआ है। और हम लोग जानते हैं, पढ़े थे पिछले चैप्टर में कि पिछले वीडियो में ही पढ़े हैं कि शैली का मतलब क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि शैली मतलब क्या होता है, भवन निर्माण, यानी कि निर्माण करने का, बिल्डिंग बनाने का जो तरीका होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैली। शैली मतलब क्या होता है, तरीका। शैली का मतलब क्या होता है? शैली का मतलब होता है तरीका। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करें यहाँ पे कि अगर बात की जाए, क्या करें कि मेहराब के वैज्ञानिक विधि का अगर बात की जाए तो पहली बार प्रयोग जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कुतुब मीनार में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों? कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है जिसको क्या बोलते हैं, अलाई दरवाज़ा बोलते हैं, अलाई दरवाज़ा, वहाँ पे जो है वो मेहराब का वैज्ञानिक विधि द्वारा पहली बार इसका प्रयोग देखा गया है। ठीक है, और कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। और अब अगर बात करें कि अलाई दरवाज़ा जो है बच्चों वो कहाँ पे है, तो कुतुब मीनार में है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है और मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप कहीं भी जाएं अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए, जिनसे क्या हो सके उनको भी हेल्प मिल सके। एक छोटा सा काम आपको करना है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। तो क्या करें कि इस्लामी शैली के मेहराब के निर्माण के लिए यह इमारत भारत में प्रसिद्ध है। तुगलक कालीन स्थापत्य में गयासुद्दीन का मकबरा एक नई शैली की ओर संकेत करता है, और इसने भारतीय और इस्लामी शैलियों का सुंदर एवं संतुलित समावेश हुआ है। तो अगर बात की जाए बच्चों कि इसमें अगर देखा जाए तो भारतीय और इस्लामी शैली का सुंदर और संतुलित समावेश है। इस ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये कहने का मतलब ये हुआ कि इस्लामों के, यानी कि इस्लाम धर्म के भारत में आने से पहले भारत में भी तो बिल्डिंग बनाने का तरीका था, तो वो तरीका हो गया भारत का। और साथ ही साथ जब इस्लाम
धर्म का यहाँ पे क्या होता है, भारत में आगमन होता है। इस्लामी आक्रमणकारी भारत के ऊपर अटैक करते हैं और यहाँ के क्षेत्रों को कब्जाना शुरू करते हैं और यहाँ पे नए नए बिल्डिंगों का निर्माण करवाते हैं। तो उस स्थिति में भारत का जो पहले से चला आ रहा जो भवन निर्माण का शैली था वो, और साथ ही साथ इन लोगों का जो इस्लामिक शैली था वो दोनों का क्या है, यहाँ पे संतुलित समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, ये कहने का ये मतलब हुआ। तुगलक काल में भवनों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। तो अगर बात की जाए बच्चों, तो तुगलक काल में क्या हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में भवनों का निर्माण हुआ और इस काल की इमारत जो है वो ऊंचे चबूतरे और गुंबद संगमरमर का बनाया गया है। तो अगर बात की जाए कि तुगलक काल में तो ज़्यादातर जो भवनों का निर्माण हुआ और इसकी क्या खासियत थी, तो ये ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे बच्चों, ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे और साथ ही साथ गुंबद जो होता था वो किस चीज़ का होता था, संगमरमर का होता था। तो गुंबद जो है वो तुगलक कालीन भवनों में क्या देखने को मिलता है, संगमरमर का देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अब अगर और आगे बात करें तो दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के साथ साथ वहाँ के जो कलाकार थे, जो सल्तनत काल में क्या करते थे, मंदिरों भवनों का निर्माण करवाते थे, वो कलाकार क्या करने लगे, अलग अलग क्षेत्रों में पलायन करने लगे। पलायन करने का मतलब क्या हुआ बच्चों की एक जगह को छोड़ करके, यानी कि दिल्ली सल्तनत में पहले रहते थे तो उस स्थान को छोड़ करके अलग अलग स्थानों में जाना, यही क्या कहलाता है, पलायन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पलायन कहलाता है। यानी कि जिस जगह पे हम रह रहे थे उस जगह को छोड़ करके अलग अलग क्षेत्रों में चला जाना क्या कहलाता है, पलायन कहलाता है। तो जब दिल्ली सल्तनत क्या हो गया, कमजोर हो गया, तो वहाँ के जो क्या बोलते हैं, वहाँ के जो कारीगर थे, जो भवन निर्माण का कार्य करते थे, वो सब लोग क्या करने लगे, दिल्ली सल्तनत को छोड़ करके पलायन करने लगे। और वहाँ स्थानीय शासकों ने, जिनका उदय सल्तनत काल के पतन के बाद हुआ, इन्हें संरक्षण प्रदान किया और इन राज्यों में स्थानीय विशेषताओं का ग्रहण कर स्थापत्य कला का काफ़ी विकास किया गया। यानी कि अब देखो, ये दिल्ली सल्तनत से चले और दिल्ली सल्तनत का जो भवन निर्माण का शैली था उसको, और साथ ही साथ जो भी लोकल राजा इन कारीगरों को स्थान दिया, तो वहाँ लोकल में भी तो कोई ना कोई ऐसी शैली रही होगी। तो उन शैलियों को मिला करके नए शैली का क्या हुआ, विकास हुआ और इन राज्यों में स्थानीय विशेषताओं को क्या करे, ग्रहण कर स्थापत्य कला का जो है वो काफ़ी विकास किया गया। ठीक है, ऐसे स्थानीय राज्य के अगर वे बात करें बच्चों की, ऐसे कौन कौन से राज्य थे जो दिल्ली सल्तनत से आए हुए कारीगरों को स्थान दिए थे, तो वो राज्य थे बच्चों गुजरात, बंगाल, जौनपुर और मालवा। यानी कि यहाँ के राजाओं ने जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो कारीगर थे उनको क्या किया, स्थान दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम आगे बात करें तो आप जानते होंगे कि 12वीं शताब्दी में बिहार में किसका अधिकार हो गया था, तो तुर्कों का अधिकार हो गया था। किसका अधिकार हो गया था बच्चों, तुर्कों का अधिकार हो गया था। इसके बाद बिहार में भी तुर्क अफगान शैली में इमारतों का निर्माण शुरू हुआ और इनमें अगर बात की जाए तो आरंभिक इमारत जो है वो बच्चों बिहार शरीफ का है, जिसमें क्या है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर बच्चे और क्या है, तो तेलहरा का मस्जिद और बेगू हजाम का जो मस्जिद है वो भी जो है वो तुर्क अफगान शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो वो भी आप अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि तुर्क अफगान शैली क्या होता है। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया का मकबरा है, जिसका निर्माण जो है वो बच्चों कब हुआ था, तो 1353 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1353 ईस्वी में हुआ था। और इस पर दिल्ली की तुगलक शैली का प्रभाव है, यानी कि दिल्ली की जो तुगलक शैली है उसका प्रभाव कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मलिक बया का जो मकबरा है बिहार शरीफ में, वहाँ पे दिल्ली का जो तुगलक शैली है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी प्रेरणा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से ली गई है और इसमें ढलवां दीवारें और गुंबद बनाया गया है और इसका निर्माण ईंटों से हुआ है। मलिक इब्राहिम प्रसिद्ध सूफी संत थे। तो अगर बात करें कि जो मलिक बया है वो क्या थे, तो प्रसिद्ध सूफी संत थे और इस मकबरे का निर्माण इनके लड़के सैयद दाऊद द्वारा किया गया है। तो ये जो मलिक बया का जो मकबरा है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो मलिक बया के जो लड़के थे जिनका क्या नाम था, सैयद दाऊद, उन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है बच्चों, अब अगर हम आगे देखें तो स्थापत्य कला के विकास के तृतीय भाग के अंतर्गत मुगल काल में बनी इमारतों को रखा जा सकता है। जैसे मुगलों ने भव्य महलों, किलों, विशाल द्वारें और मस्जिदों एवं बागों का निर्माण करवाया था। तो अगर बात की जाए बच्चों की मुगलों ने किस किस चीज़ों का निर्माण करवाया था, तो ये लोग किस चीज़ का निर्माण करवाते थे, तो भव्य महलों का निर्माण करवाते थे। और महल का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे राजा रहते थे उसको क्या बोलते हैं, महल। साथ ही साथ किला, यानी कि महल के चारों तरफ घेरेबंदी करना, वो क्या कहलाता है, किलेबंदी, यानी कि किला बोला जाता है। साथ ही साथ विशाल द्वारें, ठीक है ना, अगर किला में जाइएगा तो आपको क्या देखने को मिलता है,
द्वार देखने को मिलता है, बड़ा बड़ा दरवाजा देखने को मिलता है। और उसी तरीके से मस्जिदों एवं बागों का इन लोगों ने क्या करवाया था, मुगलों ने निर्माण करवाया था। अब इन लोगों का निर्माण की शैली भी कुछ अलग होगी, डिफरेंट होगी, उसको देख लेते हैं। तो देखो बच्चों क्या करा है कि मुगल शासकों ने व्यक्तिगत स्तर पर इमारतों के निर्माण में रुचि दिखाई, विशेषकर शाहजहां ने। तो अगर बात करें बच्चों कि मुगलों ने किस चीज में ज्यादातर रुचि दिखाया था, तो भवनों के निर्माण में, इमारतों के निर्माण में विशेष रुचि दिखाया था। और खास करके किस मुगल शासक सबसे ज्यादा रुचि दिखाया था, तो वो था बच्चों शाहजहां। कौन था? शाहजहां। और शाहजहां ने क्या बनवाया था, दिल्ली का जो लाल किला है उसको बनवाया था। और साथ ही साथ जो ताजमहल है, आगरा का जो ताजमहल है, उसका भी निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने ही करवाया था। यानी कि एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो क्या हम कह सकते हैं कि शाहजहां जो था वो मुगल साम्राज्य का इमारत निर्माण करवाने में बहुत अग्रणी था, मतलब आगे रहता था, इमारत निर्माण करवाने में उसकी दिलचस्पी थी। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। मुगल कला का आरंभिक रूप बागों के निर्माण में दिखता है। यानी कि अगर देखा जाए बच्चों तो मुगल कला का आरंभिक रूप वो किस चीज में दिखाई देता है, तो बागों के निर्माण में। अब बात करें बच्चों की इसकी शुरुआत किसने किया था, तो बाग निर्माण की जो शुरुआत था बच्चों वो बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर। ब से बाग और ब से बाबर, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बाग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो बाबर ने निर्माण करवाना शुरू किया था। और उसने अपनी आत्मकथा में औपचारिक रूप से बागों की योजनाओं और उनकी बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाग दीवारों से घिरे होते थे। अब बात करें कि बाग होता क्या था, तो बाग जो है ना वो बच्चों वो दीवारों से घिरा होता था तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। यानी कि बाग कहने का मतलब कुछ और नहीं बल्कि एक, मान लीजिए ये एक अहाता है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या किया जा रहा है कि कृत्रिम नहर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है बच्चों? कृत्रिम नहर बनाया हुआ है। और कुछ इस प्रकार से जो बाग है वो क्या है, 4 भागों में बटा हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं? 4 भाग। यानी कि ये जो हो गया वो क्या हो गया? नहर हो गया। ठीक है, ये जो हो गया वो क्या हो गया? नहर हो गया। इधर भी नहर है, इधर भी नहर है, इधर भी नहर है, और इधर भी नहर है। और एक एक बाग ये हो गया, एक बाग 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो ये जो तरीका था वो क्या कहलाता था? 4 बाग कहलाता था। क्या कहलाता था बच्चों? 4 बाग कहलाता था। और इसको बनवाने की शुरुआत किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करें कि 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों जैसे कि कश्मीर हो गया, आगरा का 4 बाग हो गया, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने क्या करवाया था? इन बागों का निर्माण करवाया था। अब देखो बच्चों अगर हम आगे देखें तो मुगल स्थापत्य कला का व्यवस्थित एवं वास्तविक विकास अकबर के काल में शुरू हुआ। अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में इस्लामिक, हिंदू, बौद्ध, जैन तथा स्थानीय शैलियों का समावेश हुआ है। यानी कि जब अकबर मंदिरों, भवनों का निर्माण करवाना शुरू किया तो वो तो इस्लामिक शैली को अपनाया ही अपनाया, साथ ही साथ यहाँ पे जो हिंदू शैली था, बौद्ध शैली था, जैन शैली था, और साथ ही साथ जो स्थानीय शैली वहाँ पे मौजूद थे, उन सभी शैलियों का एक समावेश आपको देखने को मिलता है। यानी कि वो जितना भी भवन का निर्माण करवाया, इमारत का निर्माण करवाया अकबर ने, उन सभी का शैली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसने आगरा और फतेहपुर में, अगर बात की जाए बच्चों, तो उसने क्या किया था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी में किले एवं महलों का निर्माण करवाया था। तो आगरा और फतेहपुर का जो किला है, फतेहपुर सीकरी का जो किला है, उसका निर्माण किसने करवाया था बच्चों? तो अकबर ने करवाया था। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत अगर आप देखिएगा तो वो कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा है, जो अर्ध गुंबद शैली में बना है। और इन इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ठीक है, अब अगर बच्चों देखोगे यहाँ पे ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? ये बुलंद दरवाजा। ये क्या है? ये बुलंद दरवाजा। इसी को क्या बोलते हैं? बुलंद दरवाजा। ठीक है, अब देखो क्या करा यहाँ पे बच्चों कि साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ उसके संसाधन बढ़े, जिस इससे स्थापत्य कला का विकास भी हुआ। और जहांगीर के शासन काल के अंत में पूरी तरह से संगमरमर की इमारतें बनने लगी। यानी कि जहांगीर के शासन काल के अंत में, यानी कि जहांगीर तो संगमरमर का जितने भी इमारतें बनने लगी वो किस चीज़ के बनने लगी? संगमरमर के बनने लगी। और इन दीवारों पर कीमती पत्थरों की नक्काशी की गई। हुमायूं एवं इत्तामादुद्दौला का मकबरा इसका एक अच्छा उदाहरण है। यानी कि हुमायूं और इत्तामादुद्दौला का मकबरा अगर देखिएगा बच्चों तो वहाँ पे जो है वो कीमती पत्थरें जड़ करके क्या बनाया गया है? नक्काशी किया गया है। कीमती पत्थरों को उसमें लगा करके नक्काशी की गई है।
अब देखो क्या करा कि इन दोनों मुगल कालीन इमारतों में एक नई शैली का सूत्रपात हुआ। जैसे हुमायूं के मकबरों में गुंबद पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ है। तो हुमायूं का जो मकबरा है बच्चों, तो उसका जो गुंबद है वो किस चीज का बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है। इसमें ऊंचा मेहराब युक्त प्रवेश द्वार का प्रयोग पहली बार हुआ है। और एत्ता मादू दौला के मकबरा में पहली बार पितरा दुरा अथवा रंगीन पत्थरों के पच्चीकारी का प्रयोग किया गया है। आगे चल करके इसका पूरा इस्तेमाल ताजमहल में हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब बात करें कि एत्ता मादू दौला था कौन? तो एत्ता मादू दौला जो था वो नूरजहां का पिता था, जिसका प्रभाव जहांगीर के काल में नूरजहां के कारण बहुत अधिक रहा। ठीक है, अब बात करें बच्चों की नूरजहां के प्रयासों से ही जो एत्ता मादू दौला का मकबरा है उसका निर्माण हो पाया था। ठीक है, आगे अगर देखें बच्चों तो शाहजहां के शासनकाल में मुगल कालीन भव्य इमारतों को बनाया गया और यह काल अपेक्षाकृत शांत और शासन के स्तर पर काफी समृद्ध था। यद्यपि जनता इस काल में ज्यादा जो है वो क्या किया था, ज्यादा परेशान रही, क्योंकि सबसे अधिक अकाल इसी काल में हुए थे। ठीक है, और इस समय बनने वाले भव्य इमारतों के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि जनता को कठिनाइयों से निकालने के उद्देश्य से शाहजहां व्यापक स्तर पर क्या करवाया था, निर्माण कार्य करवाया था, ताकि लोगों को क्या मिल सके, लगातार काम मिल सके। तो ऐसा कहा जाता है कि जो शाहजहां था उसके शासनकाल में बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ था, बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, इमारत बनाए जाते थे। और जो इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि उसने ऐसा इसलिए करवाता था, यानी कि बिल्डिंग्स का निर्माण इसलिए करवाता था ताकि उसके काल में, शासनकाल में क्या हुआ था, बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। अकाल मतलब क्या होता है, जिस समय अन्न की कमी हो जाए, यानी कि फसल अच्छा ना हो, या तो बाढ़ आ जाए या सुखाड़ पड़ जाए, जिससे क्या हो जाए, खास करके सुखाड़ी बारिश अगर ना हो तो क्या हो जाता है, फसल नष्ट हो जाता है। अब फसल अच्छी तरीके से नहीं होता है तो वो जो स्थिति होती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, अकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाल। और इंग्लिश में इसको फेमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फेमाइन या फिर फेमिन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अकाल, भयंकर अकाल पड़ा था। तो ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां जो है वो लोगों को काम देने के लिए, यानी कि उनको लगातार काम मिल सके, इसके लिए वो क्या करवाता था, निर्माण कार्य करवाता था। और देखो बच्चों अगर आगे देखिएगा तो क्या करा है कि इस काल में बनने वाली इमारतों में संगमरमर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। साथ ही स्तंभों तथा दीवारों पर रत्न जड़ित नक्काशी, जिसको क्या बोलते हैं, पितरा दुरा बोलते हैं, का प्रयोग भी खूब किया गया। इन दोनों के इस्तेमाल से निर्मित जो ताजमहल स्थापत्य कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। इसका प्रमुख विशेषता उसका विशाल गुंबद तथा मुख्य भवन के चबूतरे के किनारे पर खड़ी 4 मीनारें हैं। संगमरमर के सुंदर झरोखे, जड़े हुए कीमती पत्थरों तथा छतरियों से इसकी सुंदरता जो है वो और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो क्या करा है बच्चों कि इसके अलावा चारों तरफ लगाए गए सुसज्जित बाग से यह प्रभावशाली लगता है। और इस काल में देखा जाए बच्चों तो आगरा और दिल्ली में भव्य मस्जिदों का निर्माण भी करवाया गया था। क्या करवाया गया था बच्चों, तो इसके काल में आगरा और दिल्ली में भव्य मस्जिदों का निर्माण भी करवाया गया था। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहांबाद नामक नवीन नगर की स्थापना किया था। और कब किया था, तो 1638 ईस्वी में, जहां प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण करवाया गया। यह किला लाल बलुआ पत्थर से क्या किया गया था, बनाया गया था, जो अपने निर्माण काल से शक्ति और सत्ता का क्या है, केंद्र बना हुआ है। आज भी अगर देखिएगा तो लाल किला पे क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो 15 अगस्त को क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। ठीक है, वहीं से अपना भाषण देते हैं, आप लोग देखिएगा 15 अगस्त को। ठीक है, आगे अगर बात की जाए बच्चों तो शाहजहां के काल में निर्माण कार्य अनवरत रूप से चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में उसने सबसे अधिक ध्यान सार्वजनिक और निजी सभा कक्षों जैसे कि दीवाने आम और दीवाने खास के निर्माण पर दिया। और निर्माण में इस बात पर ध्यान दिया गया कि बादशाह के बैठने का जो आसन है वो ऊंचा हो ताकि सभी का ध्यान उसके तरफ हो सके। उसके सिंहासन के पीछे पितरा दुरा का जो काम किया गया है उसमें चित्रकारी भी शामिल है और उसकी शक्ति, प्रियता और पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि इत्यादि का आभास कराने के उद्देश्य से था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि उसने लाल किला में क्या करवाया था, तो 2 सभा कक्षों का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था बच्चों, 2 सभा कक्षों का निर्माण करवाया था। एक का नाम था दीवाने आम, यानी कि जहाँ पे आम जनता, जो सामान्य लोग जाकर के राजा से मिल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते थे, तो दीवाने आम बोलते थे। और एक होता था दीवाने खास, जो खास लोगों के लिए, जो निजी व्यक्ति थे, राजा से मिलने के लिए बड़े बड़े जो व्यक्ति थे उनके लिए क्या था, तो दीवाने खास था। तो ये 2 चीज़ों को के बारे में आपको पता होना चाहिए।
वही अगर बात करें बच्चे तो औरंगजेब के शासनकाल में यह स्थापत्य कला का विकास शिथिल पड़ गया। यानी कि जब क्या बोलते हैं, शाहजहां के बाद जब औरंगजेब क्या बनता है, मुगल साम्राज्य का शासक बनता है, तो इसके शासनकाल में जो वास्तु स्थापत्य कला जो है का विकास जो है वो शिथिल पड़ गया। शिथिल पड़ गया का मतलब क्या हुआ कि जितना तेजी से शाहजहां के शासनकाल में भवन का निर्माण करवाया जा रहा था, उतना तेजी से इसका निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, वस्तुतः उसका शासन अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा अशांत रहा। उसे निरंतर आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले कई कारक भी उसके काल में उभर करके सामने आए, जिसके विषय में आप अध्याय 4 में पढ़ा है, हम लोग 4 में पढ़े भी थे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा कि मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, ये है शाह दौलत का मकबरा। और देखो बच्चों क्या करा कि औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद एवं अपनी पत्नी के याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बीबी का मकबरा जो है वो किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, लेकिन यह इमारत मुगल काल में उसकी भव्यता को प्रदर्शित नहीं करते जो उसकी विशेषता थी। अब थोड़ा सा रह गया है और उसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो क्या करा है कि मुगल शैली में बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण जो है वो 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, जिसे जहांगीर के समय में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। कौन बनवाया था बच्चों, तो जहांगीर के शासनकाल में बिहार के जो प्रांतपति थे जिनका नाम था इब्राहिम खां, उन्होंने बनवाया था। और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इसमें अकब क्या बोलते हैं, रकालीन मुगल व शैली की विशेषताएं दिखाई पड़ती है। और मुगल वास्तुकला की शैली और परंपरा जो है वो 18वीं 19वीं सदी में नवोदित राज्यों के संरक्षण में जारी रहा। और इसका एक अच्छा उदाहरण अवध के नवाबों द्वारा लखनऊ में जो निर्मित इमारतें हैं उसमें देखने को मिल जाती है। यानी कि जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया उसके बाद भी जो लोकल लेवल पे जो राजा होते थे, जैसे अगर बात की जाए बच्चों तो अवध के जो नवाब होते थे, उन्होंने क्या करवाया था, लखनऊ में बहुत बड़े मात्रा में भवनों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखो बच्चों देख लेना है हमें क्या, सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़े भी हैं। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है उसको देख लेते हैं कि वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भवन दिखाई दे रहा है यही क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, बिहार के सासाराम में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं सदी में शेरशाह और उसके पुत्रों द्वारा करवाया गया था। इसमें शेरशाह का मकबरा जो अफगान शैली में निर्मित है, स्थापत्य कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है और यह अफगान शैली का संपूर्ण भारत में सबसे अच्छा उदाहरण है। यह जो इमारत है बच्चों वो 1646 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ था और झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं और इसकी छत पर क्या है, भव्य गुंबद है जो अपने संतुलित रूप और अपने सादगी के लिए क्या है, जाना जाता है। शेरशाह ने इसे अपने जीवन काल में ही निर्मित करवाया था और यह इमारत तुर्क अफगान स्थापत्य और मुगल स्थापत्य कला जिसके विषय में आपने इस पाठ में पढ़ा है, इसके बीच का संपर्क बिंदु है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करा है कि इसने मुगलों द्वारा निर्मित भव्य इमारतों के लिए एक मजबूत रूपरेखा पेश की। इस मकबरे की संपूर्ण विशेषता को मुगलों ने अपनी इमारतों में अपनाकर उसे विकसित किया। शेरशाह का मकबरा बिहार को स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत में क्या करता है, एक विशिष्ट स्थान जो है, एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। तो ये था बच्चों जो हम लोग इस चैप्टर में खास करके अपना जो ध्यान था वो कहाँ पे केंद्रित किए, तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या किया, अपना ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना कि दिल्ली सल्तनत के काल में कौन कौन से भवनों का निर्माण हुआ था, किस शैली में हुआ था। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी देखा कि मुगल काल में कौन कौन से भवनों का निर्माण किन किन शैलियों में हुआ, कौन कौन राजा जो थे वो वास्तुकला के क्षेत्र में इंटरेस्ट लेते थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर को देखा। तो ये जो चैप्टर है वो ये कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।